रहमानिर्रहीम हम लोग डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजन देख रहे थे। हमने सबसे पहले बात की कि डेप्रिसिएशन का जनरल उसूल क्या है। टेंजेबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन ओपनिंग WDV, रेट आर प्रोवाइडेड इन थर्ड शेड्यूल, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, gain will be taxable income and loss will be treated as business expense। ये 6 बातें जब हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रिंसिपल अप्लाई होगा, इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं ये 6 बातें अप्लाई होंगी। फिर साथ ही हमने कहा कि नहीं यार, देयर आर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर ये वाले उसूल एज इट, इसके अलावा हर जगह पर ये उसूल अप्लाई होंगे। 4 बातें ऐसी हैं जहां ये उसूल अप्लाई नहीं होंगे। वो कौन सी जगह है? सबसे पहले हमने पढ़ा एसेट इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। क्या एक्सेप्शन क्रिएट हुई? मैंने कहा यार 2 एक्सेप्शन क्रिएट हुई, एक ड्यूरिंग लाइफ में और एक आफ्टर लाइफ में। ड्यूरिंग लाइफ में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एज पर रूटीन। नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, यानी रेट वही लगे, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी वही लगी, सब कुछ वैसे ही लगा। लेकिन बिजनेस का यूज जो था वो अलाउएबल डेप्रिसिएशन बन गया और जो नॉन बिजनेस यूज था वो डिसअलाउ हो गया। ठीक है ना? और जो WDV अगले साल के लिए कैलकुलेट की वो दोनों को माइनस करके कैलकुलेट, ऐसे चलते गए। लेकिन जिस साल में सेल करेंगे फिर क्या होगा? WDV ऑफ द एसेट विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन बिजनेस यूज। फिर गेन और लॉस कैलकुलेट करेंगे। अफेक्टिवली हुआ क्या? जो चीज़ें यहाँ ड्यूरिंग द लाइफ डिसअलाउ की थी, आखिरी साल में जाके उसको अलाउ कर दिया। ईयरली अलाउ करने की बजाय डिस्पोजल ईयर में अलाउ गया। इसके ऊपर हमने वर्किंग करके इस तरह से कैलकुलेशन कर ली, सारा कुछ कर लिया। फिर दूसरी एक्सेप्शन आई जी, कौन सी? डेप्रिसिएशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। पहले तो देखा इसमें फॉल क्या करता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो गलती से कोई ट्रक आ रहे हो, कोई ट्रॉला आ रहा हो, कोई क्रेन आ रही हो, तो वो चीज़ें इसमें फॉल नहीं करती। वो तो प्लांट एंड मशीनरी है अपने अपने बिजनेस की। ठीक है ना? उसके ऊपर तो जितने की कॉस्ट है उसी पर डेप्रिसिएशन मिलेगी, बल्कि इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा। अगर क्वालिफाई करते होंगे तो आज वहां पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ड्यूरिंग द लाइफ क्या करेंगे? एसेट की कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 7.5 मिलियन और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। अगर तो 75 लाख से बड़ी गाड़ी है ही नहीं तो फिर तो इस प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? एक गाड़ी 50 लाख रुपए की है तो नॉर्मल तरीके से चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी की कीमत 50 लाख से 75 लाख से ज्यादा हो गई तो फिर कॉस्ट डेप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए 75 लाख पर चलेगी और फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है ना? और जिस साल में बेचेंगे उस साल में सेल प्रोसीड को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। यहां हमने कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट की थी, वहां सेल प्रोसीड रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। यानी जितने % कॉस्ट अलाउ हुई थी उतने ही % सेल प्रोसीड ले लेंगे। जैसे कि हमने गाड़ी महंगी ली थी, हमें 60% अलाउ हुई कॉस्ट, तो 60% ही सेल की वैल्यू लेंगे ताकि लाइक विद लाइक से एडजस्ट हो जाए और हमारा गेन एक्सेप्शनली हाई ना आ रहा हो। ये वाली बात भी हमने समझ ली थी। फिर एक तीसरी बात को हमने टेकअप किया एंड दैट रिलेट्स टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में उन्होंने कहा कि जब तक ड्यूरिंग लाइफ है नॉर्मल रूल विल अप्लाई। 6 की 6 बातें वैसे चल रही। प्रॉपर्टी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन का रेट। लेकिन जब हमने ये एसेट बेचा एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल तो लॉ ने क्या क्या? कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। जब कंसिडरेशन रिसीव को कॉस्ट बना दिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो गेन उतना ही आएगा जो यहां हमने डेप्रिसिएशन अलाउ की होगी। इसका मतलब है जो गेन करोड़ों रुपए का आएगा वो माइनस होके रिड्यूस होके चंद लाख रुपए का रह जाएगा जो डेप्रिसिएशन की केस में आया हुआ था। इस प्रोविजन का मतलब ही यही है, गेन ऑन डिस्पोजल शैल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्रीवियसली अलाउड। गेन लॉ ने एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन जो एक्सपेंस अलाउ किया हुआ था उसको डिसअलाउ कर दिया। एक्चुअली ये हुआ है कहानी। ठीक है ना? गेन एग्जेम्प्ट हो गया।
इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन अराइज हुआ करोड़ों रुपए का, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो गया बिजनेस में, लेकिन जो एक्सपेंस अलाउ हुआ था वो डिसअलाउ हो गया। लेकिन बात ऐसे करेंगे, असल कंसेप्ट ये है, बात ऐसे करेंगे जैसे लिखी हुई है। इसकी वर्किंग भी कल हमने कर ली थी। अब आखिरी बात आ गई, एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट यानी ऐसा एसेट जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, कोई हमारा प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, कोई भी चीज़, व्हीकल, कोई भी ऐसा एसेट जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन अलाउ हो रही थी, और उस एसेट को हम वो कर दें, एक्सपोर्ट कर दें, मुल्क से बाहर बिक जाए, तो ये क़यामत की बातें हैं, जिस दुनिया में तो होने वाली नहीं। सारी दुनिया की यूज चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं, हम कह रहे हैं हमारी यूज चीज़ें कहीं चली जाएंगी, ठीक है ना। तो लेकिन अगर ऐसा हो गया तो टैक्स वाले इसे भी एक स्पेशल ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग लाइफ क्या करेंगे, नॉर्मल रूल भी लगना है, जैसे भी चल रहे होंगे। अगर वो एसेट 15% वाला है तो 15% चलेगा, इनिशियल अलाउंस वाला है तो इनिशियल अलाउंस भी मिला होगा, 30% वाला है तो 30% वाला होगा, जो कुछ है नॉर्मल रूल विल अप्लाई। लेकिन जब आप इस एसेट को एक्सपोर्ट करेंगे तो असल में गवर्नमेंट इस गेन को भी एग्जेम्प्ट करना चाहती है। जैसे प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन को एग्जेम्प्ट किया है, इसको भी एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो गया है तो उसको क्या कर दिया जाए, गेन को एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि बैठे हुए तो बस ऐसे ही लोग हैं ना, कोई प्रोविजन एक तरफ बना देते हैं, कोई कहीं, बल्कि ऐसे सही बात करें, कोई प्रोविजन कहीं से कॉपी कर लेते हैं दुनिया में से, कोई कहीं से, इतनी भी सलाहियत नहीं कि इन सारों को अलाइन करके एक जैसा कर दें। अब देखें मजे की बात क्या है, उन्होंने कहा डिस्पोजल में क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी ट्रीटेड एज, हम ये, अच्छा उसूल एक ही है, वी जस्ट वांट कि गेन एग्जेम्प्ट हो जाए और जो डेप्रिसिएशन अलाउ की हुई है वो डिसअलाउ हो जाए। अब इस बात को करने के दो तरीके हैं, या तो सेल को छेड़ लें या कॉस्ट को छेड़ लें। उन्होंने कहा नहीं, हमने दोनों को ही छेड़ना है, एक में सेल छेड़ दिया, एक में कॉस्ट छेड़ दिया। अभी पिछली ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया था, कॉस्ट को छेड़ा था, हमने कहा था जितने का बिका है उतनी ही कॉस्ट अज्यूम कर लें। अब क्या कह रहे हैं, जो कॉस्ट है वही सेल अज्यूम कर ले। अब चेंज सेल को कर रहे हैं, यहाँ पर एक अमाउंट चेंज करनी है ना यहां तक पहुंचने के लिए। देखिए क्या हुआ, यहां एग्जांपल दे, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2022 CFG लिमिटेड एक्सपोर्ट वन ऑफ इट्स प्लांट फॉर ₹150 million. The cost of plant was 120 million when purchased in July 2019. Calculate taxable gain or loss on export of plant. Ignore initial allowance, ताकि आसान बात हो जाए। ड्यूरिंग लाइफ क्या करेंगे जनाब, कब खरीदा था, 2019 का मतलब है टैक्स ईयर 2020, इसका मतलब है पहली टैक्स ईयर 2020 में डेप्रिसिएशन आई 15%, 2021 में आई 15%, 2022 में सेल किया, नो डेप्रिसिएशन। नॉर्मल रूल का यही मतलब है, ड्यूरिंग द लाइफ नॉर्मल रूल विल अप्लाई। अब डिस्पोजल ईयर में क्या करना है, अब दो में से एक चीज छेड़नी थी हमने, अब क्या किया, सेल को छेड़ा है, कॉस्ट को नहीं छेड़ा, सेल को छेड़ा है। वो क्या कह रहा है कि जितनी कॉस्ट थी वो सेल अज्यूम कर रहे, एक्चुअल सेल को इग्नोर कर दिया हमने। एक्चुअली कितने का सेल किया है, 150 मिलियन। कहता है इसको छोड़ो, आप समझो जितने का खरीदा था उतने का बिक गया है, ओके। तो फिर जितने का खरीदा था उसमें कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की WDV आ गया, तो गेन कैलकुलेट किया तो एग्जैक्टली अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर है। अब ये मजा है पाकिस्तान में रहने का कि दो प्रोविजन साथ साथ लिखी हुई हैं, एक को एक तरह लिख दिया, दूसरे को दूसरी तरह लिख दिया, हालांकि दोनों एक तरह लिखी जा सकती थी। बात समझ आ रही है ना। पिछली फिगर में हमने क्या किया था, उसने कहा जितने का बिका है वही कॉस्ट अज्यूम कर लो,
और अब कह रहा है जितने का खरीदा था वही सेल अज्यूम कर लो, हालांकि पहुंचना एक ही जगह पे है। 100% यहाँ भी सेम बात हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसने लॉ बनाया उसने इस बात को टेक केयर नहीं की कि मैं एक अलाइन कर दूं चीज़ों को, एक तरह से कर दूं। तो कोई बात नहीं है, हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट लेवल पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कहाँ कॉस्ट छेड़नी है और कहाँ सेल छेड़नी। एक अनफॉर्चुनेट हमें चीज़ को याद करना पड़ेगा जो कि ज़रूरत कोई नहीं थी। अच्छा जी, दोनों ट्रांजैक्शन का मकसद क्या था? गेन एग्जेम्प्ट करना है और जो डेप्रिसिएशन अलाउ की हुई है उसे डिसअलाउ करना है, ठीक है ना। दोनों ट्रांजैक्शन का यही मकसद था। अब अगर आप ऐसे ही लेकर चल रहे हैं तो बड़ा क्लियरली आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर जाकर इनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। वो यहाँ कोई मैंने अपनी बड़ाई बयान करना नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे अल्लाह की उससे कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे लिखे हुए, इस क्लैरिटी के साथ, इस उसके साथ के बच्चे को समझ आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप घर जाके काम नहीं करेंगे तो फिर तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और करंटली एग्जामिनर का स्टाइल ही यही, आपको पता है 80% न्यूमेरिक हो गया टेस्ट, ठीक है ना। हमारा जो टेक्स्ट प्रैक्टिसेस जब से नाम हुआ है 80% सवाल जो है वो न्यूमेरिक आ रहे हैं। और अब एग्जामिनर ऐसे ही करता है, यहाँ से प्रोविजन पकड़ के सवाल बनाता है, यहाँ से बनाता है, यहाँ से बनाता है। तो इसलिए घर जाके भाई काम जरूर कर लें। अब आते हैं जनाब सेक्शन 23 की तरफ। सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमें मोटी मोटी बातें पता चली है, वो 6 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। हमें रेट्स पता चल गए हैं, 3 रेट हैं जो हमने याद रखने हैं। नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, आईटी इक्विपमेंट, हमारे से रिलेटेड यही है। रह है कि कोई बड़ा ही जालिम किस्म का एग्जामिनर हो तो वो रोड मैप वाली वो जो हमारा था वो एक बात आ सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब है एग्जामिनर रेट हमें एग्जाम में प्रोवाइड ना भी करे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आ गया इनिशियल अलाउंस। इसका जिक्र हम कर रहे थे, इशारों में बातें कर रहे थे कि ताकि जहन में ये बात हो कि टैक्स में डेप्रिसिएशन एक से ज़्यादा दफ़ा मिल सकती है। इनिशियल अलाउंस इन दिस सेक्शन एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, एक और डेफिनेशन आ गई। एक पहले डेफिनेशन गुजरी है, वो कौन सी गुजरी है? डेप्रिसिएबल एसेट गुजरी है सेक्शन 22 के साथ। सेक्शन 23 के साथ एक और डेफिनेशन आ गई, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। एग्जाम में थ्योरेटिकली जो डेफिनेशन सबसे ज्यादा दफा पूछी जाती है ये उनमें से एक है। इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं, वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। ये इस डेफिनेशन को रटा लगा, लिख लें ये बात अपने पास कि ये थ्योरेटिकली पूछने में सबसे ज्यादा एग्जामिनर ये बात पूछता है, व्हाट इज एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट मींस, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन आ गई, मींस से स्टार्ट हो रही है। अ डेप्रिसिएबल एसेट, वो कहता है इसका मतलब है वो वाले एसेट जिन पर डेप्रिसिएशन मिले, अलाउ हो रही हो। फिर कहता है लेकिन इनके अलावा जो नीचे 4 बातें बता रहे हैं ये निकाल के बाकी सब एसेट्स पर आपको क्या मिलेगा? इनिशियल अलाउंस मिलेगा। क्या यही तो पूछ रहा है वो, और क्या पूछ रहा है? और नहीं लिख के आएंगे एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट मींस, बस ठीक है। अच्छा जी, आगे चलिए, अब फिर और एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे चले। अच्छा जरा देखिए, जरा समझोगे, लेजिस्लेटर टैक्स आपको बेनिफिट पास ऑन करता है। जब किसी चीज को एक्सपेंस बनाता है तो इसका मतलब है बेनिफिट देना है। अब कुछ चीजें हैं जिन पर हम कह रहे हैं ये एक एडिशनल बेनिफिट है। असल बेनिफिट तो आ गया सेक्शन 22 में, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। एक उससे बढ़कर पहले साल में एडिशनल बेनिफिट, ठीक है ना, वेलकम बेनिफिट पहले साल में। लेकिन वो कहता है यार इन 4 एसेट पर नहीं है ये बेनिफिट। नंबर 1 एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, however vehicle playing for hire is an eligible depreciable asset. Any road transport vehicle, भाई रोड जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल था उसके ऊपर तो हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी पूरी नहीं दी थी, बल्कि कहा था नहीं 75 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी खरीदी है, फिर हमने डेप्रिसिएशन ऊपर वाली कोई नहीं अलाउ करनी है।
तो इस पे वेलकम वाली डेप्रिसिएशन कहाँ मिलनी थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उसने निकाला कि यार ये वाली गाड़ियां निकल गई हैं, हाँ एक गाड़ी रह गई है विच इज प्लेइंग फॉर हायर, ठीक है ना, विच इज प्लेइंग फॉर, डेवो वालों को मिलेगी इनिशियल डेप्रिसिएशन, न्यू खान वालों को अपने ट्रक पर ट्रॉलर्स पर उन पर मिलेगी इनिशियल डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग, वो कहते हैं फर्नीचर पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेंगे कौन सी 15%, प्लांट इक्विपमेंट फर्नीचर फिक्सचर 15% है, लेकिन कोई कंपनी महंगा महंगा फर्नीचर खरीद रही है और हम कह रहे हैं नहीं जी इसके ऊपर इसका रेट 25% है ना, तो हम आपको 1/25% भी अलाउ कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम नहीं चाहते आप फर्नीचर के अंदर पैसा लगाकर हमारे से बेनिफिट लें, हाँ जो पैसा आपने लगाया उसके ऊपर जो नॉर्मल वाला बेनिफिट है, कौन सा नॉर्मल वाला बेनिफिट, 15% वाला ओवर द लाइफ वो लें, लेकिन 25% वाला बेनिफिट कोई नहीं दे रहे हम आपको। फर्नीचर के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस। प्लांट और मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान, और अगर आप कोई सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, एक कंपनी प्लांट एंड मशीनरी बेच रही थी, दूसरी कंपनी ने वो खरीद लिया, वो कहते नहीं जितने का खरीदा है ये इसकी कॉस्ट है, इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन अगर आप नया प्लांट खरीदते हैं तो फिर मिलेगा। इसका मतलब है हम चाहते हैं लोग नई इन्वेस्टमेंट करें, नए प्लांट एंड मशीनरी मुल्क में लगे, उसके ऊपर हम एक एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं कि चलें यार इसके ऊपर आपको 25% इनिशियल अलाउंस, पहले इनिशियल अलाउंस मिलेगा, फिर वो माइनस होकर WDV बनेगी, फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन चलेगी। ये बात हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके जी, सबका 25% ये। प्लांट और मशीनरी फॉर विच फुल कॉस्ट ऑफ एसेट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज, कोई भी ऐसी चीज जिस पर पूरी डेप्रिसिएशन मिल गई है, तो वो तो एक जनरल उसूल ही था ना कि डेप्रिसिएशन से ज्यादा तो कोई अलाउंस मिल भी नहीं सकता था। जब 100% नॉर्मली मिल गई है तो फिर कोई और मिल टेक्निकली भी नहीं मिल सकती। अच्छा ये ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग निकल गई बीच में, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगी सिर्फ 10%, पहले इनिशियल डेप्रिसिएशन भी मिल जाया करती थी लेकिन अब नहीं मिलेगी। इसका मतलब पीछे बचा क्या है, एक तो IT इक्विपमेंट बचे, प्लांट एंड मशीनरी सारा कुछ बच गया ना, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग तो नहीं, बिल्डिंग तो ही निकल गया, बिल्डिंग इमूवेबल ही नहीं होती आजकल है, तो बिल्डिंग भी निकल गई। इसका मतलब है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी बचा है। इसका मतलब है गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई आप IT में इन्वेस्टमेंट करें, एक तो वो चीजें बच गई, और एक बच गया है प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी भी सिर्फ नए वाला, ठीक है ना। अब यहाँ वो जो हम बात अक्सर कहते हैं कि यार हमने हमेशा जब लॉ पढ़ रहे हैं तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और जरा तदब्बुर से जरा उसके वर्डिंग से खेलें, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें क्या हो रहा है। बारहा इस जगह से जब भी एग्जामिनर ने सवाल बनाया तो यहाँ से एक बारीक पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा जी बच्चा पढ़ के आया जी नया प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। उसने कहा सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, यहाँ लिखा है प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान। वो कह रहे पाकिस्तान का सेकेंड हैंड प्लांट खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, अगर बाहर का खरीदेंगे तो वो हमारे लिए तो नए जैसे ही है हम गरीब मुल्क है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए अब एग्जामिनर हमेशा यहाँ यही बात आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा यही लफ्ज यूज करता है। वो कहता है फलां कंट्री से इंपोर्ट किया है सेकेंड हैंड, तो वो जो बच्चा खाली रटे वाला है वो तो गलत हो गया काम उसका। तो जो तदब्बुर से पढ़ रहा है कि नहीं यार प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को रट्टा लगाना, ठीक है ना। ये कितने नंबर की आ सकती है, 4 नंबर की आ सकती है जी। कौन पूछ रहा है, ये इमूवेबल वाले को क्या करना है, काइंडली रिपीट कर। वो कहता है यार जो भी आपकी प्रॉपर्टी है ना, जैसे हम इस बिल्डिंग में खड़े हैं तो इसको पहले धक्का लगा के चेक करना है कि हिल तो नहीं रही है, अगर नहीं हिल रही है तो इमूवेबल है, इस पे नहीं मिलना फिर। और अगर किसी ने नीचे पहिए लगा रखे हैं अपनी बिल्डिंग के और धक्का लगाते हैं मूव हो जाती है तो फिर बिल्डिंग पे मिल जाएगा, पक्की बात है यानी इमूवेबल का मतलब हुआ प्रीवियसली, ये अभी 2 साल पहले ऐड हुई है ये बात, पहले ये नहीं होती थी। इसका मतलब था नई फैक्ट्री बनाए तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम बिल्डिंग बनाएं नई, चाह रही का मतलब है इंसेंटिव दे रहे हैं ना बिल्डिंग पे भी,
तो बिल्डिंग पर एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ रही थी और एक इनिशियल अलाउंस की भी आ रही थी पहले साल में। ये डेप्रिसिएशन सिर्फ पहले साल मिलेगी, ठीक है ना, ये डेप्रिसिएशन सिर्फ पहले साल मिलेगी, हर साल नहीं मिलेगी। तो बिल्डिंग पर भी नहीं मिलेगी भाई, गाड़ियों पर भी नहीं मिलेगी, फर्नीचर पर भी नहीं मिलेगी, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे भी नहीं मिलेगी, उस प्लांट एंड मशीनरी पे भी नहीं मिलेगी जिस पे पहले ही 100% मिल गई है, जिसका रेट ही 100% है, नॉर्मल वाला रेट ही 100% है, उसका भी कोई फायदा नहीं। उस पर मिली ना मिली बराबर है, तो सारी कॉस्ट तो वैसे भी मिल ही रही है, तो यहाँ लिख भी देते तो कोई फायदा नहीं होना था। अब वर्किंग कैसे होगी? फर्ज करें आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है और उसकी कॉस्ट है 25 लाख रुपया, ठीक है, और फर्ज किया टैक्स ईयर है 2024। सबसे पहले देखना है ये कौन सा प्लांट एंड मशीनरी है, सेकंड हैंड तो नहीं है। सेकंड हैंड भी कौन सा? प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान, कहीं बाहर से इंपोर्ट हुआ है, फिर कोई बात नहीं। अब इस पर पहले क्या लेना है? इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ 25%। कितना आ गया? 6 लाख। ये माइनस किया WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन, कितना आ गया? 18,75,000 नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, इसका 15% 2,81,250। टोटल डेप्रिसिएशन 6,25,000 जमा 2,81,250, क्या टोटल आ गया? 9,06,200। दैट विल बी अलाउड इन फर्स्ट ईयर। और आइंदा साल में दोनों डेप्रिसिएशन अकोमुलेटेड में चली गई हैं। जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग का प्रोसीजर चलता है वैसे चलता रहेगा। अब अगले साल दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक होगी ना? अगले साल डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगी सिर्फ। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, फिर क्या हुआ? एग्जाम्पल ऑफ एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, न्यूली परचेज प्लांट एंड मशीनरी इन पाकिस्तान, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी न्यू भी और सेकंड हैंड भी, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल विच इज प्लाइंग फॉर हायर, ठीक है ना, और कंप्यूटर्स, इस तरह की चीजें अब इसके अंदर फॉल कर गई हैं ताकि हमारे ध्यान में रहे कि अच्छा जी किन चीजों पर हमें मिल रहा है। प्लांट एंड मशीनरी पर मिल रहा है अगर वो इंपोर्टेड है, भले नई है भले पुरानी है, लेकिन अगर पाकिस्तान से खरीदी है तो नई पर मिल रहा है, पुरानी पर नहीं मिल रहा। यहाँ लिखा हुआ है प्लांट और मशीनरी दैट हैज बीन यूज प्रीवियसली इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इंपोर्ट का मतलब नहीं मैं खुद ही इंपोर्ट करूं। उसने कहा जी आपने इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी लोकल मार्केट से खरीदा है विच हैज नॉट बीन प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, एलिजिबल हो गया, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इस बात पर है कि प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान ना हुआ। तो हम अजम्पशन ले लेंगे अगर गुंजाइश बची हुई, और अगर उसने अजम्पशन ले ली हुई तो फिर उसकी अजम्पशन चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। मसलन अगर वो कह देता है इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी विच हैज प्रीवियसली बीन यूज्ड इन पाकिस्तान, अब मेरी अजम्पशन तो खत्म होगी ना, उसने सारा कुछ तो बता दिया क्लियर। अब मेरी अजम्पशन मैं कुछ ले भी लूँ तो इसको ठीक नहीं कर रही है, लेकिन वो कहता है इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट, यहाँ बस आ गया खड़ी है, यहाँ आगे बस खड़ी है, पहले तो देखना है कि बस प्लेइंग फॉर हायर है कि नहीं। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, अब मेरी अजम्पशन चल सकती है कि मैं अजम्पशन ले लूं प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान है या प्रीवियसली नॉट यूज इन पाकिस्तान है। क्लियर होगी बात कि नहीं? इम्पेयर तो मानते ही नहीं ना हम तो। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन नहीं मानते तो इम्पेयरमेंट का माने? अकाउंटिंग की तो कोई बात मानते ही नहीं। और वो तो पुराना उसूल जो नॉन कैश
एक्सपेंसेस हैं, प्रोविजन भी नहीं मानते, इम्पेयरमेंट भी नहीं मानते, वो तो हमने माननी नहीं, वो तो डिसलॉ होनी होनी। अच्छा जी, इनिशियल अलाउंस, इफ अ पर्सन प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट into service in Pakistan for the first time a tax year, a deduction will be allowed hereinafter called initial allowance at the rate of 25% for plant and machinery on the cost of asset. On the cost of asset. कंप्यूटर भी प्लांट एंड मशीनरी वाली कैटेगरी में ही आ रहे हैं ना सर। अच्छा जी, द एसेट शुड बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। Initial allowance deduction will be allowed in the later of first time the asset is used, a tax year in which the commercial production is commenced, whichever is later. अगर कहता है प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी है लेकिन अभी उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है, अगले साल शुरू होगी, तो इनिशियल अलाउंस अगले साल मिलेगा। इनिशियल अलाउंस इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन इवन इफ एसेट इज नॉट होली यूज्ड इन बिजनेस। एक और एक्सेप्शन आ गई, if the asset is partly used in business and partly for non-business, normal depreciation will be splitted as per previous rule जो हम पढ़ कर आए हैं, but initial allowance सारे का सारा अलाउ हो जाएगा। अब यहां से एक अच्छा सवाल क्रिएट हो सकता है इन दोनों प्रोविजन को इकट्ठा करके, अभी हम करते भी हैं इसको। Initial allowance is calculated first and then deducted from cost to calculate opening WDV for the, ये जो अभी हमने काम किया कि अब ये एक बहस शुरू हो गई कि यार इसके ऊपर रेट कौन सा लगाएं, 15% वाला या 25 वाला। तो कहला भाई पहले इस पर 25 वाला लगाएं, जो बाकी बचेगा 15 वाला इस पर लगाएं। ये वाली बात हम कहां से कंक्लूड करें, इस वाली प्रोविजन से करें, क्योंकि लिखा हुआ है इनिशियल अलाउंस इज कैलकुलेटेड फर्स्ट एंड देन डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। इसका मतलब है फिर WDV लगानी है। इसका इससे दो क्लैरिफिकेशन आ गई कि अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि अच्छा सर 25% ये मिला और 15% ये मिला, कितना हो गया, वो कहता है सर मैंने इसका 40% डायरेक्ट ले लिया है। वो कह रहा है नहीं ऐसे भी नहीं चलना, पहले 25 लेकर माइनस करना है, WDV निकालनी है, फिर 15 करना है। बात समझ आ रही है ना। अब ये सारी इंटरप्रिटेशन कहां से हो रही है, इसी लाइन से हो रही है। Initial allowance is calculated first and then deducted from the cost to calculate opening WDV for first year. इसलिए हम आपको बार बार ये लफ्ज़ बोलते हैं कि यार जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लॉ की लैंग्वेज से डिराइव हो रही है, वो बता रहा है कि करना क्या है, कब कॉस्ट को छेड़ना है, कब सेल को छेड़ना है, कब क्या करना है। तो यहीं से हमें ये जाहिर है अंडरस्टैंड करना है बात। The deduction allowed to a leasing company or bank shall be deducted only against lease rental income. अगरचे ये बात न्यूमेरिकली नहीं आनी चाहिए क्योंकि लीजिंग तो कंपनी होती है और कंपनी हमारे उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसको माइनर लेवल पर पढ़ लेते हैं ताकि कहीं कोई एग्जामिनर थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जाए तो एटलीस्ट हम थोड़े से कंफर्टेबल जोन में हो। समझने के लिए ऐसे समझते हैं, एक गाड़ी है जिसकी कॉस्ट है 10 मिलियन, ठीक है, बैंक ने ये गाड़ी लीज की है फर्ज कर लें जून के महीने में। आपको पता है लीजिंग के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलती टैक्स में, क्योंकि हमें उन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन मिल रही है जिनको हम ओन कर रहे हैं, हमारे नाम है। तो ये गाड़ी तो हमारे नाम नहीं है, तो लीजिंग कंपनी के नाम है। इसके ऊपर हमें अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन मिल रही है, जिन लोगों ने FR2 में लीज का स्टैंडर्ड पढ़ लिया है, ठीक है ना। वहाँ हम एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं वो कौन सा है, हम तो नहीं जानते उन्हें, हमें कोई नहीं पता। वो टैक्स वाले कहते हैं हमारे नज़दीक सारी लीज ही ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज एग्जिस्ट ही नहीं करती टैक्स में, इसलिए ये प्रोविजन नज़र आ रही है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। वो कहता है भाई इसकी डेप्रिसिएशन किसे मिलेगी, कहता है यार बैंक को मिलेगी, लीजिंग कंपनी को मिलेगी, उसके नाम एसेट है, डेप्रिसिएशन तो हम उसे देते हैं जिसके नाम एसेट है। अब आपको पता है ना, वो एक मैं डायलॉग बोलता हूँ कि वो जब लेजिस्लेटर लॉ बनाते हैं ना, साथ ही शेख साहब बन जाते हैं कि यार अच्छा चलो थोड़ा सा तो बेनिफिट कम कर सकते हैं। अभी ज़रा गौर करें, इसका 40% लें ज़रा, 25 लाख का,
10 लाख। अब कितना आया, ये उसने यहां फनकारी दिखा दी कि पहले वो लगाएं फिर माइनस करें फिर बाकी पे वो लगाएं। इस फनकारी का फायदा हुआ, लाख रुपया आपका जो एक्सपेंस बच गया। बात समझ आ रही है? लेजिस्लेटर ऐसे ही सोचता है हमेशा। अब यहां भी उसने एक कहानी डाली, भाई आप कह रहे हो भाई उसे मिलेगी तो दे दें। वो कहता नहीं नहीं यार, लेकिन लीजिंग कंपनी पे हमने एक और कंट्रोल भी रखना है। अब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, फर्ज करें अभी जून में सिर्फ लीज हुई है गाड़ी, और जो पहला रेंटल आया ना जमा एडवांस, अब मैंने क्योंकि आपको बात समझानी है तो मैं दानिस्ता कम अमाउंट रख रहा हूँ, फर्ज कर लें वो 5 लाख रुपए आया, ठीक है। अब लीजिंग कंपनी की ये एसेट प्लेइंग फॉर हायर है, या प्लेइंग फॉर हायर ना भी आप एज्यूम करें, फर्ज कर लें, तो गाड़ियों पर क्या रेट लगता है भाई, 15%। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 15 लाख। 1 करोड़ का 15%, डेप्रिसिएशन बनती है 15 लाख। इस एसेट से रेवेन्यू आ रहा है 5 लाख। लीजिंग कंपनी का तो रेवेन्यू लीज रेंटल से ही आता है ना। रेवेन्यू में कितने पैसे आए हैं, 5 लाख, और एक्सपेंस में कितने बन रहे हैं, 15 लाख। दिल घबरा गया फिर लेजिस्लेटर का, वो कहता है यार ये तो उल्टा काम पड़ गया। ये वाली बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ पढ़े आप जरा, क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन अलाउड टू लीजिंग कंपनी और बैंक शैल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट लीज रेंटल इनकम। वो कहता है यार ये डेप्रिसिएशन हम 15 लाख नहीं आपको अलाउ कर सकते भाई, बस ज्यादा से ज्यादा 5 लाख है, बाकी फिर आगे जाके ले लेना दोबारा, हमारी इनकम कम तो ना करो। बात समझ आ रही है? ये वही वाली जो शेख साहब वाली नेचर है वो हर जगह हमें नजर आती है टैक्स में, कि जहाँ रेवेन्यू लगता है साथ ही वो घबरा जाता है, कहते नहीं यार देखो, हाँ एक गाड़ी है नॉर्मली रेंटल 15 लाख से ज्यादा ही आ चुके होंगे ना एडवांस वगैरह डल के, और ये तो हमने बड़ा खास कहा कि जी जून में ही ये गाड़ी लीज पर गई है, लेकिन अगर ये पूरा साल गई होती तो फिर तो एक एक्स अमाउंट आ जानी थी। इसका मतलब हो गया लीजिंग कंपनी को डेप्रिसिएशन जब अलाउ होगी जब उस डेप्रिसिएशन से ज्यादा रेंटल आए हुए होंगे, वरना जितने रेंटल आए हैं उतनी डेप्रिसिएशन इस साल अलाउ हो जाएगी, बाकी अगले साल चली जाएगी। बाकी अगले साल चली जाएगी। डेप्रिसिएशन ना ये एक लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगरचे आगे एक चैप्टर पढ़ना है हमने, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है ना ये कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। अगर इस साल डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस की इतनी इनकम नहीं है कि डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब हो सके यानी चार्ज हो सके, तो डेप्रिसिएशन अगले साल चली जाती है, अगले साल चली जाती है, अगले साल चली जाती है, ठीक है ना। जब हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पढ़ेंगे वहां ये बात सही समझ आएगी। फिर अगले साल उस साल की डेप्रिसिएशन जमा इस साल की डेप्रिसिएशन, और अगर फिर ना हुई तो फिर अकामुलेट, और इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी तक भी जा सकती है, लेकिन जाहिर है नेचुरली एक्सपेंस आउट हो जाएगी। इनिशियल अलाउंस समझ आ गई। एग्जामिनर के पास 2 ऑप्शन आ गए। ऑप्शन नंबर 1 आपसे डेफिनेशन ही पूछे, व्हाट इज एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, 2-3 मार्क्स की ये बात पूछ ले। फिर आ गया एक नॉर्मल बड़ा सवाल 18 नंबर वाला आ रहा है, और उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन आ रही है जो कि आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, अब आपने उसके ऊपर पहले इनिशियल अलाउंस लेना है अगर वो एलिजिबल एसेट है तो, फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेनी है, इस तरह से चलना है। 2 सवाल आ गए। एक तीसरा सवाल यहाँ से जो नया टाइप का पैटर्न चल रहा है, और अगर उसने उसका कॉम्प्लेक्स सवाल बनाना है तो वो इस अमाउंट को, इस प्रोविजन को और पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस को मर्ज करें और फिर एक सवाल क्रिएट करें। वो क्या सवाल हो सकता है, हम वो क्रिएट करते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। आप सब लोग इसे नोट भी कर लें। वो कहता है जी एक हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है न्यू,
75 लाख रुपए। और इसका बिजनेस यूज है 70%, ठीक है, और इसका बिजनेस यूज है 70%। और हमने ये परचेज की है, फर्ज किया 1 जुलाई 2023 को। परचेज कब की है? 1 जुलाई 2023 को। वो कहता जी बताएं अब 2023 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, 25 में क्या होगा। और फिर वो कहता है जनाब हमने बेच दी है ईयर 2026 को, ये एसेट हमने बेच दिया है, फर्ज किया 6 मिलियन का। तो कहता है जी बताओ गेन और लॉस क्या है। ठीक है ना, गेन और लॉस क्या है। एसेट पार्टली यूज फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस की जो स्पेशल वो है प्रोविजन, वो हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं। अब एक स्पेशल प्रोविजन यहां से उठाने लगे हैं। इनिशियल अलाउंस इज फुली अलाउड एज डिडक्शन इवन इफ एसेट इज नॉट होली यूज्ड इन बिजनेस। ठीक है ना। वो कह रहा अब ये काम कैसे चल रहा होगा जब आप टैक्स ईयर 2023 की कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ये सवाल आ गया हमारा। टैक्स ईयर 2023 पहले लेंगे इनिशियल डेप्रिसिएशन, कितनी जी? इसका 25%, कितना आ गया? 18,75,000। ठीक है। अब आ गई, इसके बाद हमने वो शेड्यूल बना लिया, वो जो पहले बनाया था। क्या जी? नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए हमने वो शेड्यूल बना लिया। टैक्स ईयर 2024 नहीं 23 थी ना, 24 शुरू हो गया ना। 24 के लिए इनिशियल अलाउंस आ गया। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है तो ओपनिंग WDV आ गई 18,75,000 और नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। इसका 15% है। सॉरी ये तो आपने इनिशियल अलाउंस ही ले लिया ना। WDV निकालें। WDV 56,25,000 जी। यहाँ आया 2024, यहाँ आ गया 56,25,000। इसका लिया 15%, 84,350। अब आया डेप्रिसिएशन अलाउड, कितनी? 70%, क्योंकि बिजनेस यूज कितना है? 70% है। डेप्रिसिएशन अलाउड किसका? 5,00,000 नॉट अलाउड। 2,00,000। ठीक है ना। अब अगर हम अकाउंट्स की फिगर को उठाएं, टैक्स ईयर एक्सपेंस कैसे जा रहा है, एक्सपेंस की अमाउंट उठाते हैं समझने के लिए। 2024 में टोटल एक्सपेंस क्या गया? एक तो गया 18,75,000 जमा 5,90,625। अकाउंट में से, अकाउंटिंग में से जो भी डेप्रिसिएशन आ रही होगी वो डिसअलाउ कर देंगे और ये दो अमाउंट उठा के अलाउ कर देंगे। इस कैलकुलेशन में किसी को कोई एतराज है तो मेरे से पूछ लें। जी क्लियर है बात? डन है? ओके। अगला साल आ गया 2025। WDV, ये WDV में से इनिशियल पहले ही माइनस है तो अब सिर्फ इसमें से क्या माइनस करें? टोटल वाली माइनस कर लें, क्योंकि WDV चलती है टोटल माइनस करके चलती है। तो इसमें से माइनस करेंगे 47,81,250। इसका ले 15%।
अब इसका 70% है। क्या है? चलो 31 और 32 को छोड़ देते हैं, इधर आ जाए। 2,15,156। बात समझ आ रही है? इस साल कितना एक्सपेंस गया 2025 में? इनिशियल दोबारा नहीं मिलती ना, वो तो लाइफ में एक दफा मिलती है। तो ये अब 5,02,032 आ गया जी। टैक्स ईयर 2026 नो डिस्पोजल ईयर आ गया। ड्यूरिंग द लाइफ ऐसे चलेंगे, 1 साल चलें, 2 साल चलें, 3 साल चलें, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब हमारी एक WDV आ रही है, इसकी WDV निकाल दें बस जरा, कितनी आ रही है में से ये माइनस करें। 40 लाख 64,000 ठीक है ना। ये आ रही है WDV, नॉर्मल WDV। लेकिन अब हम गौर करें, हम एक ऐसा एसेट बेचने जा रहे हैं which was partly used as business and partly for non-business। उसका उसूल क्या था? कितने का एसेट बेचा है भाई? सेल प्रोसीड 60 लाख का। रूटीन वाली WDV 40,64,063 एड डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, इन दो का टोटल नहीं, इन दो का टोटल। क्या टोटल आ रहा है? तो बोलो भी सही। 2 लाख आ गया माशाल्लाह। 468281 क्या आ गया जी? इन दो का टोटल। डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन बिजनेस यूज will be added 468281। इन दोनों को मिलाया तो WDV क्या हो गई है? इसका टोटल लगा दें 45 लाख। गेन कितना आ गया? 1467656। ये फनकारी है जो एग्जामिनर ने अभी आज तक की लाइफ में कभी नहीं की हुई। कभी आई कैप में ये सवाल नहीं आया। इससे पिछले वाला आया जो हमने पहले सॉल्व किया हुआ कि इसको इनकॉर्पोरेट किए बगैर सादा सवाल। लेकिन अब जिस तरह क्योंकि सारा फोकस है तो वो 360 टाइप के क्वेश्चंस का, कि जरा क्वेश्चन को उठा के उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम लेवल पे ले जाके पूछी जाए, तो ये सवाल जरा बना लें। Initial allowance will be allowed irrespective of whether the asset is wholly used in business or not। इस प्रोविजन का क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो हमने देख लिया। Initial allowance is fully allowed as deduction even if asset is not wholly used in business। अगर ये बात यहाँ ना लिखी होती, फिर हम इस 18,75,000 का भी 70% और 30% ले रहे होते, फिर वो अल्टीमेटली 30% इधर इसमें ऐड हो रहा होता। एक बात याद रखें, कल भी मैंने बात आपको समझाने की कोशिश की थी, जब एसेट सेल हो गया तो सारा कुछ खत्म हो गया। जो भी अलाउ हो रहा था, इनिशियल अलाउंस, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जो भी हो रहा था सब कुछ खत्म हो गया है। क्या बच गया है? इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में अल्टीमेट एक है ईयर टू ईयर, 2024, 25, 26 3 साल इन्वॉल्व थे। ईयर टू ईयर आखिरी साल जरा बता दें क्या अलाउ हुआ? गेन आया, गेन आया, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं ईयर टू ईयर क्या हुआ है। भाई आपने एसेट खरीदा था 75 लाख का, बिका है 60 लाख का, नेट क्या हुआ है? 15 लाख एक्सपेंस चार्ज हुआ है। अच्छा जी, इन सब का टोटल लगाएं जरा।
इन सब का टोटल लगाए। 2024 और 25 में टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है? 29,67,600, वो 56 ही करेंगे ना, आपने उसको वो किया हुआ था, ठीक है। इतना एक्सपेंस चार्ज हुआ पिछले 2 सालों में, आपका गेन निकल आया है। गेन एक्सपेंस से माइनस होगा ना, तो 14,67,656 माइनस करें, वही 15 लाख एक्चुअल चार्ज ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। लेकिन आप लोग ऐसे पढ़ने के आदी नहीं है कि रियल इनसाइड देखें कि हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, असल में मकसद क्या है इस ट्रांजैक्शन का। जब हमने ये प्रोविजन डाली ना कि भाई गेन विल बी टैक्स एंड लॉस विल बी अलाउड, इसका मतलब था कि अल्टीमेटली जो मर्जी पैसे करते रहें, नेट नतीजा ये है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। बाकी सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट रह गया पीछे, कि शुरू के सालों में ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज हो गया है, तो वो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है अगर आपके ध्यान में मौजूद है तो वो वाला थोड़ा सा बेनिफिट बच गया है। बाकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनिशियल अलाउंस मिला नहीं मिला, हम खुश ज़रूर हो रहे हैं। इसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ेंगे वहाँ इसकी अहमियत है, ओवरऑल इसकी कोई अहमियत नहीं। बात समझ आई है? ओवरऑल इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए इतनी लिबर्टी पे बैठे, ये भी कर ले ये भी कर ले। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बड़ी अहमियत है कि यार अच्छा शुरू के सालों में तो हमें ज़्यादा टैक्स नहीं ना देना पड़ा, लेकिन ओवर द 3 इस एसेट की लाइफ थी 3 साल। 3 साल को कलेक्टिवली देखें तो हम एक ही जगह खड़े हैं, क्या डेप्रिसिएशन ना भी अलाउ करते। वो कहते हैं भाई कोई डेप्रिसिएशन ये दौड़ लगाओ, लेकिन गेन और लॉस ले रहे होते हैं। अगर कोई डेप्रिसिएशन ना होती तो हमें कितना लॉस हो जाता 3 सालों के बाद? 15 लाख का लॉस चार्ज हो जाता, फिर भी 15 लाख ही चार्ज होते। ये बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें, गेन आ जाएगा। जो पहले एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज हो गया अब कम हो जाएगा, जैसा अभी हमारे केस में हो रहा है। खड़े 15 लाख पर ही होना है, जो मर्जी कर लें। तो असल डेप्रिसिएशन कौन सी है? इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है। अकाउंटिंग में भी असल डेप्रिसिएशन कौन सी है? इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग में भी आप गेन और लॉस को अल्टीमेटली बुक कर लेते हो। तो ओवर द लाइफ हमेशा चीज क्या, एक्सपेंस कितना चार्ज होगा? इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, रियल डेप्रिसिएशन। इसीलिए डेप्रिसिएशन के साथ ये लफ्ज पढ़ रहे थे कि ये क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। क्योंकि एलोकेशन है तो एलोकेशन में आपने जिन्होंने कॉस्ट पढ़ ली है पहले ही पढ़ते हैं, ओवर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, अंडर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। तो ये वही वाला काम हो रहा है सारा। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलते हैं।